हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट टेक्स्ट के आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ यानी कि इनकम टैक्स लॉ को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए। यानी कि जब हम लॉस पढ़ेंगे तो किस तरीके से उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे में क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट मेन द सोर्स ऑफ टैक्स लॉस प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एक्सेट्रा। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4 1962। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसकी मदद से हमें इनकम टैक्स लॉ जानने में मदद मिलेगी। जो प्रोविडेंट डिटरमाइन यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की मदद से हम टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो जिसके एक्ट हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 1962 से चालू हुई थी। 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था होल ऑफ इंडिया में। उसके बाद आता है प्रोविजो। प्रोविजो इट मीन्स एक्सेप्शन और कंडीशन ऑफ सेक्शंस। यानी कि जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो सेक्शन के बाद प्रोविजो या प्रोविजो डेट या प्रोविजो फोर ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो एक्सेप्शन है, सेक्शन के एक्सेप्शन, यानी कहाँ उस सेक्शन को एप्लीकेबिलिटी नहीं है, का किस किस जगह उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वो होता है प्रोविजो। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। जब सेक्शन के बाद आएगा प्रोविजो, प्रोविजो के बाद एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। तो एक्सप्लेनेशन में सारे वर्ड का ये मतलब नहीं है कि आपको पूरे सेक्शन के एक्सप्लेनेशन दे देंगे। इसमें सिर्फ ये होगा कुछ मीनिंग्स जो उसमें हाईलाइटेड मीनिंग्स है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनकी एप्लीकेबिलिटी होगी। इसमें इसमें उसमें एक्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होगा। जो कुछ सेक्शंस होंगे, आप जब सेक्शन देखोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसमें पूरे सेक्शन के नहीं, जो कुछ वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग जानने में हमें डिफिकल्टीज होंगी, उनको मीनिंग्स दिया होगा कि सेक्शन उस वर्ड्स को क्या मानता है, क्योंकि कई सारे वर्ड्स के मीनिंग सबको जगह अलग अलग होते हैं। तो इसलिए सेक्शन में उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो एक्सप्लेनेशन में गिवन होता है। अगला आता है इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल 1962 पे हमने कल भी बात की थी। इनकम टैक्स एम्पावर्ड CBDTC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टू मेक रूल्स, डेट ऑफ depreciations, all forms, valuations rules एक्सेट्रा प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स रूल। यानी किसी भी तरीके का इनकम टैक्स एम्पावर्ड है जो CBDT द्वारा होता है। यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है जो इनकम टैक्स लॉस पे काम करता है। यानी लॉ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या नए लॉज लाने हैं, किन्हें हटाना है, किस तरीके से इनकम टैक्स लॉस एप्लीकेबल होगा, और कहाँ कहाँ ये इसका पालन किया जा रहा है, वहाँ वो चेक करता है। तो वो कुछ रूल्स बनाता है, CBDT रूल्स बनाता है कि अगर कोई है तो वहाँ कोई एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जो इन ITR भरी जाती है उसके फॉर्म की एप्लीकेशन कैसे हो, ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑफलाइन फॉर्म होगा, किस मोड में फॉर्म होगा या किस तरीके का फॉर्म होगा, वो रूल्स के इनकम टैक्स रूल्स के अंदर बताया जाता है। वैल्यूएशन होता है, यानी कि किसी भी चीज के वैल्यूएशन, किसी एसेट्स की वैल्यूएशन किस तरीके से हमें करनी है, बिल्डिंग, लैंड, इनकी वैल्यू कैसे पता करनी है, वो सब इसमें बताया जाता है। और भी बहुत सारे रूल्स इसमें गिवन है जो कि इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आते हैं। फिर आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट यानी कि जो फाइनेंस, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट फाइनेंस बिल in parliament which contain various amendment to be made in direct and indirect taxes। हर साल, every year, फर्स्ट फर्स्ट फैब को
फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट लाती है, उसी में हमारा एक फाइनेंस एक्ट भी आता है, जिसके अंदर हमें ये दिया होता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अब नए रूल्स आए, क्या रूल्स हट गए पहले वाले, वो सारे फाइनेंस एक्ट में दिया जाता है। फाइनेंस बिल 2013, क्योंकि हमारा जो नवंबर 24 का सिलेबस है उसमें जो बिल है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट है वो 2023-24 एप्लीकेबल है, ना कि 24-25। हमें जो रूल्स पढ़ने हैं 23-24 के 4 के हिसाब से पढ़ने हैं, क्योंकि नए बिल हमारा उस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस बिल 2023 was presented by Nirmala Sitharaman of 1st Feb 2023 as soon as bill was passed by parliament, and after receiving approval of president it becomes finance act of 2023। सबसे पहले फाइनेंस बिल, जैसे हमने कंपनीज का देखा कि कंपनीज में देखा, लॉ में देखा है कि पहले बिल आता है, फिर वो दोनों पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी पहले बिल आता है, बिल बनने के बाद वो दोनों पार्लियामेंट में पास की करना पड़ता है, और वहां से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, और जब उनका सिग्नेचर हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, एक्ट के रूप में दिख जाता है। और उसके बाद जब फाइनेंस एक्ट बन जाता है तो उसको पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गजट में। और 31 मार्च 2023 को हमारा फाइनेंस एक्ट पब्लिश हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन और सर्कुलर ये दो चीज होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। नोटिफिकेशन, इट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी टू गिव इफेक्ट ऑफ अमेंडेंट or to give effect of provision of the act. It is binding by SEC as well as डिपार्टमेंट। नोटिफिकेशन यानी कि ये इशूड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी द्वारा, जिसमें जो लॉज है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई है या उस अमेंडमेंट के क्या प्रोविजंस एक्ट पे अफेक्ट करे हैं उसके बारे में आता है, उसके लिए नोटिफिकेशंस आती है। और वो जो एसएससी होता है यानी कि जो जनरल पब्लिक है, जो पब्लिक है उस पे भी एप्लीकेबल होगा, और जो डिपार्टमेंट उसको इशू करेगी उस पे भी एप्लीकेबल होगा। सर्कुलर, अब सर्कुलर क्या है? सर्कुलर आर द इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन। इट इज बाइंडिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग टू एसएससी। यानी कि जो सर्कुलर है वो सीबीडीटी द्वारा इशू किया जाता है क्लैरिफाई के लिए, यानी कि जनरल पब्लिक को कई बार जो एक्ट्स या रूल्स आते हैं उनमें क्लैरिफाई नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है, इसको हमें यूज कैसे करना है, ये हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा। तो सीबीडीटी उसको से क्लैरिफाई करने के लिए उसको एक सर्कुलर इशू करती है, जिसमें उसको बताया जाता है कि वो किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो वो जो ये रूल है ये जनरल पब्लिक के लिए बाइंडिंग नहीं होता, अगर उनकी मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करें, और नहीं है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जो डिपार्टमेंट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो जिसके लिए ये रूल निकालता है उस पे ये जरूरी बाइंडिंग होगा, वो इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर आता है हमारा सेक्शन 4 ऑफ आईडीटी डीटी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स का। सेक्शन 4 क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स किस किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, हमें किस तरीके से इनकम टैक्स अप्लाई होगा, यानी कि हमारी जो इनकम है उस पर टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में ये बताता है। इनकम टैक्स चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में होगा, यानी कि it is charged every person. It is charged on the total income earned by person in previous year. Tax will be charged at the rate of prescribed in Finance Act. यानी कि जो असेसमेंट पर्सन होगा, पहली बात तो ये हर पर्सन पे एप्लीकेबल होगा जिसकी भी इनकम होगी, और जो उसकी टोटल इनकम होगी वो एक ईयर की होगी, जिसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। जैसे 2023-24 ये है प्रीवियस ईयर है। और इसका असेसमेंट ईयर यानी कि इसका नेक्स्ट ईयर जिस ईयर हमें टैक्स पे करना है वो 2024-25
5 रहेगा। 2024-25 असेसमेंट ईयर होगा, जिसमें हमें इसके इस पे लगने वाले टैक्सेस को पे करना है। तो देख, एक चार्ट बनाए, चार्ट के हिसाब से देखते हैं। जैसे ईयर है, ईयर दो तरीके के होते हैं, कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। हमारे फाउंडेशन तक तो कैलेंडर ईयर है, लेकिन इंटर इंटर और फाइनल में के बाद से हमें कभी भी कैलेंडर ईयर का प्रयोग यूज नहीं करना। हमेशा हमें फाइनेंशियल ईयर ही यूज करना है। फाइनेंशियल ईयर दो तरीके के होते हैं, एक ईयर ऑफ इनकम को ही प्रीवियस ईयर कहते हैं, जिस ईयर में हम इनकम कमाएंगे, जिस ईयर ईयर में हमें इनकम अर्न करी है हमने। और ईयर ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर होता है, जिसमें हम टैक्सेस को पे करते हैं। प्रीवियस ईयर को हम पीवाई से डिनोट करते हैं और असेसमेंट ईयर को एवाई से। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मीनिंग देखते हैं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशंस। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दे रखी है। क्या दी है? इट मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंस एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। It means assessee pays tax and file his return of income in assessment year. Income earned in previous year 2023-24 is taxable in assessment year 24-25। यानी कि ये इसका मतलब क्या है, 12 साल 12 महीने का एक कमेंस ईयर, एक ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चालू होगा। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल हमारी जो इनकम अर्न की है हमने, उस पे टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स पे होगा वो असेसमेंट ईयर में होगा, यानी कि जिस ईयर में इनकम पे अर्न करी है उसके नेक्स्ट ईयर में हम टैक्सेस पे करेंगे। इट मींस असेसी पे टैक्स एंड फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम इन असेसमेंट ईयर। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो हम टैक्स पे करेंगे या अपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो असेसमेंट ईयर में हमेशा की जैसे जैसे इनकम अर्न की 2023-24 में, तो उसका टैक्सेबल जो होगा वो असेसमेंट ईयर 2024-25 बनेगा। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर यानी कि इट मींस ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम नॉर्मली। प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स 1 अप्रैल of every year, but in case of new business and profession, new source of income, previous year starts from which new business profession set up or new source of income arise till 31 March that financial year। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर यानी कि एसएससी का वो ईयर, यानी एसएससी के लिए वो ईयर जिस ईयर में उसने नॉर्मली इनकम अर्न की है, उसने कोई ज्यादा वो नहीं किया, नॉर्मली अपनी इनकम अर्न की। और प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 अप्रैल से, और हर कहाँ खत्म होगा? 31 मार्च को। लेकिन कुछ केस केस कौन से केस? जहाँ न्यू बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कोई भी नया बिजनेस चालू हुआ या कोई प्रोफेशन चालू हुआ या कोई भी न्यू सोर्स ऑफ इनकम आई है, उसका प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट होगा जिस तारीख डेट से वो करा स्टार्ट हुआ है, और खत्म का होगा उसी फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च पे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर राजू स्टार्ट बिजनेस 10 दिसंबर 2023। उन्होंने मिस्टर राजू थे, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 दिसंबर 2023 को। तो उनके केस में प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2023-24, और स्टार्ट फ्रॉम 10 दिसंबर 23 से स्टार्ट हुआ, इसलिए उनका प्रीवियस ईयर 23-24, और वो एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को ही उनका ईयर एंड होगा। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।